गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट पे अक्सर बोर्ड में एक 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ और बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम बेस थ्योरम शुरू करें, हम पहले जानना चाहेंगे कि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, अगर हम एक सैंपल स्पेस लेते हैं और इस सैंपल स्पेस को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डायग्राम के लिए शो कर दें और इसमें हम कुछ इवेंट्स ले लेते हैं, जैसे ये इवेंट E1 है, E2 है, ये E3 इवेंट है, E4, E5, ऐसे बहुत सारी इवेंट्स हैं और इस तरह से En तक यहाँ इवेंट्स। अब अगर ये इवेंट्स इस प्रकार की हैं, इफ E1, E2, E3 और En आर सम इवेंट्स, और इस तरीके की इवेंट्स हैं कि सभी की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये है कि सभी की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। तो पहली बात तो ये है कि सारी जो इवेंट्स हैं उस प्रकार की हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इवेंट्स की वो ग्रेटर देन जीरो हैं। हम ये कह सकते हैं कि ith इवेंट अगर हम लेते हैं इस सैंपल स्पेस में तो उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। और दूसरी बात, कोई सी भी दो इवेंट ऐसी नहीं है जो एक साथ हो सकती हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो इवेंट हम जब ले रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, चाहे कोई सी भी लें। यानी कि IV इवेंट लें या JV इवेंट लें, ये इनका जो इंटरसेक्शन है एक एम्प्टी सेट आता है। और तीसरी बात कि अगर इवेंट इस प्रकार की हो कि इन सभी इवेंट्स का जब हम यूनियन कर लें तो वो पूरा सैंपल स्पेस बना दें। यानी इन सब का अगर मैं यूनियन करता हूं तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। तो इस प्रकार की अगर ये इवेंट्स हैं हमारे पास में, तो ये E1, E2, E3 और En मिलकर एक पार्टीशन बनाते हैं सैंपल स्पेस S का। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये इवेंट जो हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जितनी भी इवेंट्स उस सैंपल स्पेस से रिलेटेड हैं उन सभी को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो पूरा सैंपल स्पेस बना देती हैं। इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम अलग अलग जोड़ लें तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1। तो जब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की, तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस यूनिक नहीं होता। एक ही सैंपल स्पेस में अलग अलग कई प्रकार के पार्टीशंस हो सकते हैं जो पार्टीशन की डेफिनेशन को फॉलो करते हो। जब पार्टीशन हम पढ़ लेते हैं तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस लेते हैं, उसमें से E1, E2, E3, En be a partition
ऑफ सैंपल स्पेस तो ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होगा, तो सैंपल स्पेस की जो कंडीशंस हैं इन्हें फॉलो करेगा। और इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड एक और इवेंट है, यहां सैंपल स्पेस का नाम ऐसे दे दें, एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट इन दिस सैंपल स्पेस तो इस सैंपल स्पेस में एक और इवेंट हम मान लेते हैं जो हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो उस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिनोट करते हैं, मैं पहली इवेंट लेता हूं E1, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं और उसके बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लेते हैं, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी तरह से हम पूरी n इवेंट्स के लिए इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये है किसी भी आर्बिट्रेरी इवेंट जो ए सैंपल स्पेस ए से ही एसोसिएटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। और हम इसको चाहेंगे कि इसको प्रूव भी करें, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका प्रूफ देख सकते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। हम क्योंकि जो इवेंट ले रहे हैं ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से ली गई हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं S बराबर होगा इन सभी के यूनियन के, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और इसी तरह से En तक। आप यहां पर यह भी जानते हैं कि कोई सी भी दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकती हैं यहां पर, तो EI और EJ का कोई सी भी दो इवेंट हम लेते हैं, IV लें JV लें और इनका इंटरसेक्शन करें तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा। अब अगर मैं सैंपल स्पेस S का इंटरसेक्शन लेता हूं इवेंट A के साथ में, तो S इंटरसेक्शन A की अगर हम बात करें तो A ही आता है। उसके बाद में अब A को S इंटरसेक्शन A की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो S कितना है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और इसी तरह से यूनियन En और इसका इंटरसेक्शन हम A तक ले लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, या इससे पहले कि हम प्रोबेबिलिटी लें इसको हम और सॉल्व कर लें, तो A को हम लिख पाएंगे A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन A2 यूनियन A इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन। कब तक, A इंटरसेक्शन En तक। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 और यूनियन A इंटरसेक्शन En। इसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करूं उससे पहले मैं अब ये भी बताना चाहूंगा कि आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं कोई सी भी दो इवेंट ले लेता हूं जो IV और JV हैं। अगर मैं A इंटरसेक्शन IV इवेंट और A इंटरसेक्शन JV इवेंट की बात करता हूं और इसकी अगर वैल्यू फाइंड करूं तो इसका मतलब होगा A इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन
EI इंटरसेक्शन EJ, ये तो 5 होता है, यानी A इंटरसेक्शन 5 हुआ। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन EJ की अगर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन 5 आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये दोनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, या ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इवेंट जो हैं E1 और E2, ये A इंटरसेक्शन E1 और A इंटरसेक्शन E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और इस कारण से जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करूंगा तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो इनके इंडिविजुअल सम्स के बराबर होगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EN। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लो हमें कोई इवेंट है A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब B हो चुका हो तो ये प्रोबेबिलिटी होती है A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P, यानी A और B के साथ होने की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं एक इवेंट और दूसरी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से A इंटरसेक्शन E1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक इवेंट में लेता हूँ प्रोबेबिलिटी E1 की और फिर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेता हूँ A की। इसी तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ आप लेंगे E2 मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, और इसी तरह से आप लेते रहें और लास्ट में आप लिखेंगे nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन En हैज हैपेंड। तो ये है इवेंट A की प्रोबेबिलिटी। इवेंट A कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट थी जो उसी सैंपल स्पेस S में हो रही थी E1, E2 और En के साथ में, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो थी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका। अब बात करेंगे हम बेस थ्योरम की। इस रिजल्ट को भी हम काम में लेंगे। तो बेस थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में हम इस बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसे भी हम बताएंगे। अगर E1, E2, E3 से लेकर En तक n इवेंट हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और साथ में एग्जॉस्टिव। तो E1 से लेकर En तक एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और इसी सैंपल स्पेस में एक इवेंट और है, एंड ए बी एनी अदर इवेंट associated with same sample space तो अब हम किसी भी इवेंट जो E1, E2, E3 और En तक हैं
इनमें से किसी भी एक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम उस समय फाइंड करें जबकि ए साथ में हो चुकी हो, तो उसे हम दिखाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट व्हेन ए हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ei मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ith इवेंट हैज अकर्ड। इसको हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, और इसी तरह से ये सम चलता रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। इसे हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ei, ये ith इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इस सारे एक्सप्रेशन को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख दें कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन ith इवेंट हैज अकर्ड। यहाँ पर i की जो वैल्यू है 1 से लेकर n तक वेरी करती है। तो ये किस तरीके से बना है, ये आप यहीं से आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। आपने अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया हो तो आप इसको लिखेंगे ei इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय pa। ये हम इसका कैसे प्रूफ बता सकते हैं वो देख रहे हैं। अब ei इंटरसेक्शन a का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन ith इवेंट इज अकर्ड, और इसको डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमने जब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उस समय काउंट करी थी, और उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ a ये पूरा एक्सप्रेशन के बराबर है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a को हम इस पूरे एक्सप्रेशन के सम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये होगा E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन E2, और इसी तरह से हम लिखते रहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ En और प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन En। तो इस तरीके से हम ith इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पर कुछ नाम इनको विशेष तौर पे दिए जाते हैं। यहां पर जो E1, E2, E3 और ये जो En इवेंट हैं, तो इन इवेंट्स को E1 हुआ या E2 हुआ या En हुआ, इन्हें हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इनकी अगर प्रोबेबिलिटीज की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है या प्रोबेबिलिटी ऑफ En है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं। इनको प्रायर प्रोबेबिलिटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता होता है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं दरअसल हैं कितनी। इसके अलावा जो हम ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एज व्हेन E1 हैज अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं इन्हें हम कहते हैं लाइक्लीहुड। और E1 अपॉन ए यानी E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका हो या E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका हो, तो इन्हें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहा जाता है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज यानी ये प्रोबेबिलिटीज हमें एक्सपेरिमेंट के होने के बाद पता चलती हैं।
तो ये कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी है। अब हमें दरअसल समझना ये होगा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज हमें कब करना है और बेस थ्योरम का यूज कब करना है। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो बैग्स हैं। पहले बैग में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल और दूसरे बैग में 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल। अब हमसे ये कहा जाता है कि पहले हम एक बैग सेलेक्ट करें और बैग को सेलेक्ट करके एक बॉल निकालें। अगर वो बॉल रेड कलर की है तो रेड कलर की बॉल किसी एक बैग से निकले। मान लेते हैं हम फर्स्ट बैग की बात कर लेते हैं कि हम एक बैग को सेलेक्ट करें और उसके बाद में हम रेड बॉल निकालें। इसकी प्रोबेबिलिटी अब हमें बतानी है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए अब ये संभावना है, पहला तो हम एक काम करेंगे कि बैग सेलेक्ट करेंगे। बैग 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैग 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बैग्स में से एक बैग सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों की सेम है, 1/2 है। अब मान लो हमें रेड बॉल सेलेक्ट करने को कहा जाता है, तो अगर आप फर्स्ट बैग से सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। दूसरे बैग से आप सेलेक्ट करते हैं तो वो 3/5 है। तो अगर आप पहले एक बैग सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप रेड कलर की बॉल निकालें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉल हो सकता है, पहले आपने बैग सेलेक्ट करा, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और फर्स्ट में से आपने रेड बॉल निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। हो सकता है कि आप फर्स्ट बैग में से ना निकाल कर सेकंड से निकालते तो प्रोबेबिलिटी होती 1/2 इंटू 3/5। लेकिन रिजल्ट क्या आया, आपने रेड बॉल निकाली है। पहले एक बैग सेलेक्ट करा है, उसके बाद में आपने एक रेड कलर की बॉल निकाली। तो ऐसे केसेस में तो आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना। और दूसरी स्थिति में अगर बात हम ये करें कि अब हमें 2 बैग्स दिए गए हैं इसी प्रकार से और 2 बैग्स में इसी प्रकार से रेड कलर और ब्लैक कलर की बॉल हमें रखी गई है। अब हमसे मान लो ये कहा जाता है कि आंख बंद करके इनमें से हम एक बॉल निकालते हैं। बॉल को हमने निकाल लिया, अब हमें ये पता नहीं है कि हमने किस बैग से निकाली है बॉल, और वो बॉल को जब हम देखते हैं रेड कलर की बॉल आती है। अब हमें बॉल के कलर के बारे में रेड पता है, अब हमें ये अगर पता लगाना हो कि ये बॉल फर्स्ट बैग से आई है तो ऐसी स्थिति में हमें बेस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। आप कैसे पहचान करेंगे कि किसी प्रॉब्लम में हमें बेस थ्योरम का यूज करना है? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको लिखा मिले कि इज फाउंड टू बी, तो काफी आपको हिंट मिल जाता है कि ऐसे केसेस में आप बेस थ्योरम को यूज करें। एक फ्रेज मिलेगा आपको, इट इज फाउंड टू बी, तो ऐसे सभी केसेस में आपको बेस थ्योरम का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन आज ले रहा हूं जिसमें हम एक बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बेस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 13.3 से एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, आप ये भी ध्यान दें कि इनके स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप जब भी इस लेक्चर को देखें तो अपने साथ आप बुक जरूर साथ रखें जिससे आपको स्टेटमेंट के बारे में पूरा आइडिया हो। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं कि एक बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स।
एक बैग में 4 रेड हैं और 4 ही ब्लैक बॉल। ये फर्स्ट बैग है। एक बैग और भी है और दूसरा जो बैग है उसमें 2 रेड हैं और 6 ब्लैक। One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that ball was drawn from the first bag. तो क्वेश्चन ये है कि 2 बैग्स थे, इनमें से किसी एक बैग से बॉल निकाली गई और वो जो बॉल थी वो रेड कलर की थी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि ये जो हमने बॉल रेड कलर की निकाली है वो दूसरे वाले पहले वाले बैग से निकाली है। तो यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं इवेंट्स को। लेट मी डिफाइन। इवन इवेंट हम डिफाइन करते हैं कि पहला बैग बॉल निकालने के लिए सेलेक्ट किया जाए और E2 का मतलब है कि सेकंड वाले बैग को सेलेक्ट करें बॉल निकालने। और एक इवेंट ए और हम डिफाइन करते हैं। इवेंट ए हम कह रहे हैं कि रेड बॉल इज ड्रॉन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जिसे हम कहेंगे कि पहला बैग सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहां पर 2 बैग्स हैं और 2 में से अगर मैं पहला बैग सेलेक्ट करता हूं तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इसी तरह से दूसरा बैग में सेलेक्ट करता हूं तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब मैं फाइंड करूंगा कि A/E1 क्या है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। A/E1 का मतलब है एक रेड बॉल निकाली जाए। कहां से निकाली जाए? जबकि मैंने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया है। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि रेड बॉल इज ड्रॉन व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। और इसी तरह से A/E2 भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होगा रेड बॉल इज ड्रॉन व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। जब आपने सेकंड बैग को सेलेक्ट करा है तो आपने इसको कहा A/E2। तो अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड, इसका मतलब हुआ कि आपने रेड बॉल निकाली आपने फर्स्ट बैग में से। प्रोबेबिलिटी है 4/8 जिसे आप लिखेंगे 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड इज, अब आपको रेड बॉल निकालनी है लेकिन सेकंड बैग से निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी है 2/8 यानी 1/4। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यानी रेड बॉल निकाली गई, फर्स्ट बैग से निकाली गई। तो यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बतानी है व्हेन A हैज अकर्ड। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेस थ्योरम से मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A से और नीचे डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है 1/2 इंटू 1/2 और इसी तरह से 1/2 इंटू 1/2। ये तो आपको सेम रिपीट करना ही है। E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और A/E2 है आपके पास 1/4। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बेस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। बेस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।